नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उनका जीवन परिचय व पाठ परिचय पढ़ा था। अब हम देखेंगे उनकी कविता जो पहली है, अभिन्न होगा मेरा अंत नामक जो कविता है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें कवि ने आपको बताया था युवावस्था का वर्णन कवि ने उसमें किया है कि मनुष्य के जीवन में युवावस्था का क्या महत्व है। बच्चों, हमने देखा था निराला जी जो हैं, उन्होंने बचपन से ही, जब वो 3 वर्ष की उम्र में थे तब उनकी माता का देहांत हुआ था। तो हम देखा था कि उन्होंने बचपन से ही उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, फिर भी वो अपने जीवन में हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे। तो निराला जी जो हैं, उन्होंने इस अभिन्न होगा मेरा अंत कविता में जो वन है और वसंत ऋतु, वन और वसंत ऋतु, जीवन रूपी जीवन को वन के समान माना है। जीवन को किसकी उपमा दी है? वन की। और वसंत की जो युवावस्था है उसको वसंत की उपमा कवि ने दी है। ये दो उपमाएं ध्यान में रखनी है आपको। जीवन की उपमा कवि ने किससे दी है? की है वन से, और युवावस्था की उपमा किससे की है? वसंत से। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। तो मनुष्य के हृदय में, के मन में उत्साह होना चाहिए। कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में या मन में उत्साह होना चाहिए। और युवावस्था एक ऐसी अवस्था है मनुष्य की जिसमें वो अपने जीवन को अपने कर्मों से श्रेष्ठ बना सकता है। युवावस्था ही मनुष्य जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है वो अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ बना सकता है, अच्छा बना सकता है, सफल बना सकता है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं, अभिन्न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, भिन्न होगा मेरा। तो बच्चों कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि अभिन्न होगा मेरा अंत, कि मेरा जो अंत है वो अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है। कि मेरे जीवन में अभी अभी ही तो क्या आया है? मेरे जीवन में मृदुल वसंत। वो कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत है वो नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे जीवन में अभी तो मधुर वसंत रूपी युवावस्था है वो आई है। ध्यान में रखना, मृदुल वसंत यानी मेरे जीवन में मधुर वसंत रूपी जो युवावस्था है वो अभी ही तो आई है, इसलिए मेरा अंत है वो अभी होगा नहीं। क्योंकि युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य है अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। तो कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत है वो होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में मधुर वसंत रूपी युवावस्था है वो अभी आई है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा। अब बच्चों एक तो प्रश्न ये है कि अभिन्न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु की बात हो रही है? अभिन्न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु की बात हो रही है? ऋतु की अगर बात करें तो वसंत की बात हो रही है। ठीक है, प्रश्न ये भी बनेगा कि जीवन की तुलना कवि किससे की है? तो ध्यान में रखना, वन से। जीवन की तुलना कवि ने किससे की है? वन से। और युवावस्था की तुलना किससे की है? मधुर वसंत से। ये ध्यान में रखना है। तो कवि क्या कहते हैं कि अभिन्न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत है वो होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी ही तो मधुर वसंत रूपी युवावस्था आई है, इसलिए मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है। अब आगे देखिए कवि क्या करें, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर।
कवि क्या कर रहे हैं, हरे हरे पात। हरे हरे पात का मतलब क्या है कि कवि कह रहे हैं कि जब वसंत के आगमन से, जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है तो डालियां जो होती हैं, टहनियां होती हैं, उन पर हरे हरे पत्ते, हरी हरी कोमल कलियां खिलने लगती हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे जो हैं उन पर जिस प्रकार से नए नए पत्ते, नई नई कोमल कोंपलें खिलने लगती हैं, उसी प्रकार युवावस्था, कवि कह रहे हैं कि वसंत रूपी युवावस्था जो मेरे जीवन में अभी ही तो आई है, तो अभी मेरे जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। अर्थात मेरे जो शरीर का जो पूर्ण विकास है वो अभी हुआ है, मेरे शरीर का जो विकास है वो अब हुआ है। अर्थात हरे हरे पात, डालियां कलियां कोमल गात, कि मेरे जो मधुर जो मेरा शरीर है उसका विकास है वो अभी हुआ है, वो विकसित अभी हुआ। युवावस्था में शरीर का विकास पूर्ण हो जाता है, पूरा विकास हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी तो मेरे शरीर का विकास हुआ है। जिस प्रकार वसंत रूपी युवावस्था के आने से मेरे शरीर में नई नई कोंपलें हैं वो खिलने लगी हैं, नई नई उत्कांक्षाएं, नई नई इच्छाएं अब जगने लगी हैं। यहाँ पर दोनों अर्थ देखिए आप। जब वसंत ऋतु जब आती है तो वसंत ऋतु के आते ही चारों ओर हरियाली फैल जाती है, पेड़ पौधे जो मुरझाए हुए रहते हैं, पत्ते उनके पतझड़ में जो झड़ जाते हैं, तो वो सारे के सारे अब उनका नव निर्माण हो जाता है। वसंत के आते ही उनका नव निर्माण हो जाता है, नई नई पत्ते खिलने लगते हैं, नए फूल खिलने लगते हैं, नई नई कोंपलें शुरू हो जाती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी मधुर वसंत रूपी युवावस्था है वो आई है, तो मेरे शरीर का अभी पूरा विकास हुआ है, तो मेरे शरीर में भी अनेक इच्छाएं, नई अनेक उत्कांक्षाएं जन्म ले रही हैं जिन्हें मुझे पूरी करनी है। मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। वो कह रहे हैं कि युवावस्था, वसंत रूपी युवावस्था के आने से मैं अपने स्वप्न जो हैं उनको मधुर करके, जो निद्रित कलियां हैं, जो कलियां हैं, जो नींद में कलियां हैं, अलसाई हुई कलियां हैं, जिनका पूर्ण विकास अभी तक हुआ नहीं था, जिन कलियों का विकास पूर्ण हुआ नहीं था, वो आलस में डूबी हुई हैं, तो मैं उन पर अब एक नई उत्कांक्षा जगाकर, नई इच्छा जगाकर, एक नई लहर के साथ उन अलसाई हुई कलियों पर, अर्थात मुरझाए हुए जो मेरे स्वप्न हैं उन पर एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का मतलब होता है सुबह, तो एक सुंदर मधुर उनके ऊपर हाथ मैं फेरूंगा, अर्थात उन्हें जगाने का प्रयास अब मैं करूंगा। क्योंकि युवावस्था आती है, युवावस्था में शरीर का पूर्ण विकास भी हो जाता है, और जो स्वप्न बचपन में जो देखते हैं तो उनको पूरा करने का अवसर भी युवावस्था में ही मिलता है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर, मैं अपने जो मधुर स्वप्न है उनको पूरा करने के लिए फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। जो अलसाई हुई कलियां हैं, जो सोई हुई कलियां हैं, उनको जगाने का प्रयास करूंगा, उनको एक मधुर सुबह देने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से कोंपलें जो होती हैं, कलियां जो होती हैं वो मुरझाई हुई रहती हैं, वसंत के आते ही वो खिल उठती हैं। प्रकार पेड़ पौधों पर जो कलियां हैं वो मुरझाई हुई रहती हैं और वसंत के आते ही वो खिल उठती हैं। उसी प्रकार जीवन में युवावस्था के आते ही जो सारे स्वप्न हैं उनको पूर्ण करने का अवसर मनुष्य को मिलता है, यानी सही अवसर युवावस्था ही होता है। अब बच्चों, हरे हरे ये पात, हरे हरे यहाँ पर 2 बार आ रहा है, हरे हरे, तो यहाँ पर बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है और अर्थ भी दोनों बार एक ही हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ध्यान में रखना है, 2 होते हैं। यमक अलंकार में भी यही होता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है लेकिन अर्थ उसका प्रत्येक बार भिन्न होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति यदि 2 बार हो रही है, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न है तो यमक अलंकार होगा, और एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है
और अर्थ दोनों बार प्रत्येक बार एक ही है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो हाँ, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है स्वपन मर्दुल कर, यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ क्या है? तो मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथ, मधुर भावनाओं, मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथ। ठीक है। फिर है इस कविता में कवि ने, अन्य प्रश्न हम देखें यहां तक कौन कौन से प्रश्न यहां पर बन रहे हैं। तो इस कविता में कवि किस प्रथम चरण की ओर संकेत कर रहे हैं? इस कविता में कवि किस प्रथम चरण की ओर संकेत कर रहे हैं? मनुष्य के किस प्रथम चरण की ओर कवि संकेत कर रहे हैं? तो बच्चों वो है युवावस्था की तरफ कर रहे हैं, युवावस्था। जीवन के किस चरण की ओर संकेत कर रहे हैं? तो वो युवावस्था है बच्चों, ध्यान में रखना है। ये आपके प्रश्न भी है। एक ये हरे हरे में कौन सा अलंकार है? यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये भी आपके एक प्रश्न है। और अभिन्न होगा अंत में कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया? ये भी एक प्रश्न है, तो उसमें वसंत ऋतु हो जाएगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष अपना हाथ, उसका क्या है कि मनुष्य की, जब एक प्रश्न ये भी है यहाँ से कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर, पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय क्या है? पंक्ति में फेरूंगा निद्रित कलियों पर, इनमें निद्रित कलियों का आशय क्या है? यानी अलसाई हुई कलियां, अर्थात मुरझाए हुए अपने जो सौपन जो हैं, खोए हुए सौपन हैं, उनकी ओर कवि ने संकेत किया है। और उन पर अपने मधुर भावनाओं रूपी हाथ हैं, वो फेर कर वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश कवि कर रहे हैं। ठीक है। यानी अलसाई हुई तथा अधखिली कलियां, कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाएं, का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर, पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा अलसाई हुई तथा अधखिली कलियां, अलसाई हुई तथा अधखिली कलियां, कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाएं। कवि ने अपने हृदय में जो अव्यक्त कोमल भावनाएं हैं, जिनको अब तक वो व्यक्त नहीं कर पाए, उनको वो अब अपनी इस अवस्था में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत है वो होने वाला नहीं है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। आगे है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या है? पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं। प्रत्येक पुष्प में जो आलस से भरा हुआ है, प्रत्येक पुष्प में, प्रत्येक फूल में जो आलस से भरा हुआ है, उसको मैं अपनी लालसा से, अपनी इच्छा से सींच लूंगा। अर्थात मन में जो भी भावनाएं हैं उनमें आलस भर गया है, तो अब मेरे जीवन में युवावस्था आ गई है, तो मैं उनको अपनी इच्छाओं से, लालसा का मतलब होता है इच्छा, लालसा का मतलब क्या होता है? इच्छा। तंद्रालस का मतलब भोर भी होता है बच्चों, क्या? आलस्य से ग्रस्त, सॉरी, आलस्य से ग्रस्त। तंद्रालस का मतलब क्या होता है? आलस्य से ग्रस्त। प्रत्युष का मतलब होता है भोर। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प जिसमें वो आलस्य से ग्रस्त है, आलस्य से भरा हुआ है, जैसे वसंत आती है तो वो खिल उठता है, उसका आलस्य दूर हो जाता है, उसी प्रकार मेरे मन की जो कोमल भावनाएं हैं, जिनको मैं अब तक व्यक्त नहीं कर चुका हूं, जिनको मैं अब तक पूरी नहीं कर चुका हूं,
उनको मैं अपनी लालसा यानी इच्छा से सींच लूंगा, अब अपने नव जीवन का अमृत शहद सींच लूंगा, और मैं उन कोमल भावनाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन का जो अमृत है उससे मैं उनकी सिंचाई करूंगा। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक पुष्प में यानी वसंत के उपलक्ष्य में यदि हम इनका वर्णन करें तो वसंत के उपलक्ष्य में इनका वर्णन क्या हो जाएगा कि जैसे जिस प्रकार से वसंत के आने से पहले प्रत्येक पुष्प में आलस्य से भरा रहता है, अर्थात वो मुरझाया हुआ सा रहता है, और वसंत के आते ही वो खिल उठता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी वसंत रूपी युवावस्था अब आई है। उससे पहले जो मेरी कोमल भावनाएं थी, जो आलस्य से ग्रस्त थी, जिनको मैं पूरी नहीं कर सका, उनको मैं अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा, और उनको सींचने के लिए मैं अपने जीवन का जो अमृत है उससे उनकी सिंचाई करूंगा। फिर आगे कवि कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत अभिन्न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, अनंत जिसका अंत न हो अस्मित, और उनको आगे का मैं रास्ता दिखाऊंगा, मेरी कोमल भावनाओं को आगे का रास्ता दिखाऊंगा, मेरे वे जहां अनंत अभिन्न होगा मेरा अंत, यानी मैं उनको अपना रास्ता, जीवन का, अपनी कोमल भावनाओं का पूरा करने का रास्ता अपनी युवावस्था में दिखाऊंगा। मेरे जीवन का ये है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, तो कवि कह रहे हैं कि ये तो मेरे जीवन का प्रथम चरण है, अर्थात मेरे जीवन में युवावस्था अब आई है, तो ये तो मेरे जीवन का पहला चरण है, तो इसमें मृत्यु मुझे कैसे आ सकती है, इसमें मुझे मृत्यु नहीं आ सकती है जीवन ही जीवन। अभी तो मेरा जीवन है वो बहुत आगे बाकी बचा हुआ है, अभी तो मेरा जीवन है वो बहुत आगे बाकी बचा हुआ है। तो देखिए मेरे जीवन का ये है, अब जब प्रथम चरण, इसमें कहा मृत्यु की, मेरे जीवन का ये तो प्रथम चरण है, इसमें अभी मृत्यु मुझे मिल ही नहीं सकती है, जीवन ही जीवन, अभी मेरा जीवन है बहुत बाकी पड़ा, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो मेरी सारी युवावस्था है वो बाकी पड़ी है, क्योंकि युवावस्था अभी तो आई है मेरे जीवन में, तो बाकी पड़ी है। स्वर्ण किरणें कलों पर बहता है रे बालक मन, मेरे अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। स्वर्ण किरणें कलोलों, अभी तो मेरी युवावस्था आई है और वो किलोलें करती हुई आगे बढ़ रही, जिस प्रकार बालक का मन आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही मेरे जीवन में युवावस्था आई और वो एक बालक की भांति अब कुछ करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे ही अविकसित राग से, जो मेरी राग, जो मेरे गीत जो विकसित नहीं हो सके हैं वो विकसित होंगे अब, कि हे बंधु, जो मेरे जो राग थे, मेरे जो गीत थे, अर्थात मेरी जो भावनाएं थी जो विकसित नहीं हो पाई, अब वो विकसित होंगी युवावस्था के आने से। अब दिगंत अभिन्न होगा मेरा अंत, दिगंत का मतलब होता है दिशाओं का अंतिम छोर, राग का मतलब होता आसक्ति, संगीत का स्वर है वो अब पूर्ण होगा, विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी जो मेरी जो राग है, मेरा जो संगीत है जो अव्यक्त हो चुका है, जो मेरी भावनाएं हैं जो अव्यक्त रह चुकी हैं वो अब पूरी होंगी, अभी चारों दिशाओं में मेरी भावनाएं फैलेंगी, इसलिए मेरा अंत है वो अभी नहीं होगा। तो बच्चों अब देखो में हम कुछ प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं, कौन कौन से प्रश्न और यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसमें अभिन्न होगा मेरा अंत कविता में कवि निराला जी ने जीवन पर किसका आरोप किया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जीवन पर किसका आरोप किया है, जीवन पर कवि ने वन का आरोप किया है, और युवावस्था पर वसंत का। तो बच्चों इस कविता में कवि कहना क्या चाह रहे हैं वो ध्यान से देखना, कि अभिन्न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत है वो होने वाला नहीं है,
क्योंकि मेरे जीवन का अभी प्रथम चरण है वो शुरू हुआ है, अर्थात युवावस्था है वो अभी आई है, इसलिए मेरा जो अंत है वो अभी नहीं होगा। अभी मेरे जीवन में वसंत रूपी युवावस्था वो आई है। फिर आगे देखो, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमलगात। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति पर एक नए प्रकार के सौंदर्य प्रकृति पर आ जाता है, जिस प्रकार पेड़ पौधे हैं पत्ते वगैरह खिल जाते हैं, उसी प्रकार वसंत रूपी युवावस्था के आने से मेरे जीवन की भी जो अव्यक्त भावनाएं थी, कोमल भावनाएं थी, वो अब पूरी होंगी, वो खिलने लगी हैं। उनको पूरा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर, स्वप्न मधुर भावनाएं रूपी जो कोमल हाथ हैं वो अपने स्वप्नों पर फेरूंगा। अपने जो स्वप्न है, अपने जो सपने हैं, उन पर अपने मधुर भावनाओं रूपी जो कोमल हाथ हैं वो फेरूंगा। और जो मेरी अलसाई हुई भावनाएं हैं, मुरझाई हुई भावनाएं हैं, उनको मैं एक नई भोर दूंगा, नई एक सुबह दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस लालसा खींच लूंगा मैं। प्रत्येक पुष्प में जो तंद्रालस है, तंद्रालस का मतलब क्या था? तंद्रालस का मतलब होता आलस्य से ग्रस्त, आलस्य से ग्रस्त। तो जो मेरे जीवन में आलस्य, मेरी मधुर भावनाओं में जो आलस्य जो छाया हुआ था, जिस प्रकार पुष्पों में, फूलों में वसंत के आने से पहले जो आलस्य से रहता है, मुरझाए हुए रहते हैं, जैसे वसंत आती है खिल उठते हैं, उसी प्रकार जो मेरी कोमल भावनाएं जो अव्यक्त थी, मैं उनको पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन रूपी अमृत से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों के कारण उससे अमृत से उनकी सिंचाई करूंगा, उनकी सिंचाई करूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मेरे वे हैं जहां अनंत। फिर मैं अपनी कोमल भावनाओं को ऐसे प्रकार से व्यक्त करूंगा कि संसार में उसको चारों दिशाओं में वो उनकी आवाज़ सुनाई देगी। मेरे जीवन का ये है जब प्रथम चरण, इसमें कहा मृत्यु कि मेरे जीवन का ये प्रथम चरण है, कवि कह रहे हैं, तो इसमें मुझे मृत्यु आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा जीवन तो अभी बहुत बाकी पड़ा है जीवन ही जीवन, अभी मेरा जीवन तो बहुत बाकी पड़ा, अभी मुझे बहुत जीना है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो मेरी सारी युवावस्था है वो बाकी पड़ी है। स्फुरन किरणें कलोलों पर बहता हरे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से, कि जो मेरा मन है वो स्फुरन किलोले करते हुए आगे बढ़ रहा है बालक की भांति। जिस प्रकार बालक का मन जो है वो आगे बढ़ता रहता है, भटकता रहता है, वैसे मेरा भी मन है अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए भटक रहा है। और तो मेरे जो राग हैं, जो मेरी अव्यक्त भावनाएं हैं, उनका स्वर है वो पूरी चारों दिशाओं में फैलेगा, इसलिए मेरा अंत है वो अभी नहीं होगा। तो बच्चों, ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वो यहाँ पर अपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, आशावाद और जिजीविषा से भरे पूरे हैं। व्यक्ति को हमेशा आशावादी रहना चाहिए, निराशा में नहीं जाना चाहिए, जिजीविषा जीने की शक्ति रखनी चाहिए, और मनुष्य को हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। युवावस्था, कवि ये बताना चाहते हैं कि युवावस्था मनुष्य के जीवन की एक ऐसी अवस्था है जो मनुष्य को कहीं पर भी पहुंचा सकती है अपने श्रेष्ठ कर्मों से। तो युवावस्था में अपनी जो अव्यक्त जो भावनाएं हैं, जो कोमल भावनाएं होती हैं, अपनी जो लालसाएं होती हैं, उसको पूरा करने का अवसर युवावस्था में मिलता है। और युवावस्था जीवन आगे बहुत रहता है, तो मनुष्य को उससे आगे बढ़कर, ये कवि की को मधुर भावनाएं क्या है, अभी गीत लिखने की, अपने गीतों के माध्यम से और अधिक प्रसिद्ध होने की भावनाएं हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, अपनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो अभिन्न होगा मेरा अंत कविता है वो पूर्ण होती है। अब इसमें एक प्रश्न बच्चों और भी है, बाकी हमने देख लिए हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लिए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वसंत से है। एक ही पहला ही, मर्दुल वसंत जीवन में किस पड़ाव का प्रतीक है? तो यौवन का। अगर यहाँ पर युवावस्था आती तो भी हो जाता यौवन का है। और बच्चों यौवन का, इसमें देखो ऑप्शन पहले ही प्रश्न में आपको मिलेंगे, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, तो ध्यान में रखना है बचपन, यौवन और बुढ़ापा, जिसमें उत्तर होगा यौवन। लेकिन ये तीनों शब्द ऐसे हैं बच्चों जिनमें भाववाचक संज्ञा है। तीनों शब्दों में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। वो संज्ञा शब्द जिनको हम मन की आंखों से देखते हैं या अपने मन से महसूस करते हैं। तो बचपन, यौवन और बुढ़ापा
तो यहाँ पर युवावस्था का वर्णन आया। अब लघुतरात्मक में एक प्रश्न है, कविता अभिन्न होगा मेरा अंत के अनुसार वसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, यानी दिखाई देते। तो वसंत के आगमन से पहले पेड़ पौधों का जो रूप है वो कुरूप होता है, उनके पत्ते झड़े हुए रहते हैं। तो जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति है वो हरी भरी लगने लगती है, पेड़ पौधों पर अनेक प्रकार के नए नए पत्ते आ जाते हैं, अनेक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं, मुरझाई हुई कलियां हैं वो खिलने लग जाती हैं, मुरझाए हुए फूल हैं वो खिलने लग जाते हैं। तो वो वसंत के आने पर जो खेतों में सरसों की फसल है वो लहराने लगती है, उस पर पीले फूल आने लगते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है कि वसंत के आने के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो वो आप लोग भी देखते हैं होली के समय से कुछ समय पहले जो वसंत ऋतु आती है। फिर अभिन्न होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो अभिन्न होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, तो उसमें बच्चों आपको करना क्या है, तो पाठ परिचय है, पाठ परिचय में कवि ने दे रखा है कि अभिन्न होगा मेरा अंत कविता में युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करते हैं। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह है वो छाया होना चाहिए, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये बातें उसमें लिखनी है। तो वसंत अपनी जो है अभिन्न होगा मेरा अंत कविता है उसके प्रश्न उत्तर तो हो गए हैं। अब उनकी दूसरी कविता बचती है मातृवंदना, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इनके प्रश्नों को भी ध्यान से देखना है और इसको ध्यान से देखकर